हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं SRBD। ठीक है, तो SRBD में कौन कौन सी चीज़ें आती है? तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ विच आर एक्सक्लूसिवली ड्यूरिंग नाइट्स एंड एक्सरसर्बेटेड बाय स्लीप। तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जिसे हम बोलेंगे SRBD, स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो अब है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम OSAS विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंड्रोम ऑफ द SRBD स्पेक्ट्रम। जो हमें देखेंगे स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर के जो भी स्पेक्ट्रम है उसमें सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, which is characterized by the prolonged upper airway obstruction during sleep and apnea hypoapnea during sleep। ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या देखने को मिलता है कि मोर देन 30% एयर फ्लो रिडक्शन हो जाता है और मोर देन 3% SpO2 कम हो जाता है ड्यूरिंग स्लीप। ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं ड्यूरिंग स्लीप विथ प्रोलॉन्ग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन and decrease airflow to the mouth and nose as well as in a disturbed sleep। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर फुलफिल होते हैं, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप, एपनिया हाइपोएपनिया ड्यूरिंग स्लीप एंड मोर देन 30% एयरफ्लो रिडक्शन विथ मोर देन और इक्वल टू 3% डिक्रीज इन सेचुरेशन विथ डिक्रीज एयरफ्लो टू द माउथ और नोज एज वेल एज इन अ डिस्टर्ब स्लीप। ओके, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? तो OSA इज डिक्रीज्ड एयरफ्लो टू द माउथ एंड नोज प्लस मल्टीपल अराउजल ड्यूरिंग स्लीप। ठीक है, मल्टीपल बार बार बच्चा जग जाता है और माउथ और नोज में एयरफ्लो कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है? मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोकॉग्निटिव एंड न्यूरो बिहेवियरल इतने सारे मॉर्बिडिटी देखने को मिलते हैं और आगे जाके हमें उसका असर बच्चे के स्वभाव पे या बच्चे के ग्रोथ पे बहुत सारे फैक्टर पे देखने को मिलता है। इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम प्राइमरी स्नोरिंग किसे बोलेंगे? तो स्नोरिंग विदाउट एसोसिएटेड वेंटिलेटरी एब्नॉर्मलिटी। ठीक है, विदाउट एसोसिएटेड वेंटिलेटरी एब्नॉर्मलिटी, जैसे हमारे घर में जो बूढ़े लोग खर्राटे मारते हैं उसे हम स्नोरिंग बोलेंगे, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं बोलेंगे बिकॉज दिस ऑल कंडीशन आर नॉट एसोसिएटेड विद द वेंटिलेटरी एब्नॉर्मलिटीज़। मतलब उसमें एपनिया नहीं है, हाइपोएपनिया नहीं है, हाइपोक्सिया नहीं है या हाइपरकार्बिया नहीं है। ठीक है, सिर्फ खर्राटे की आवाज़ को हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये खर्राटे की आवाज़ किसकी वजह से आती है? तो बेसिकली प्राइमरी स्नोरिंग इज अ वाइब्रेशन ऑफ ओरोफेरेंजियल सॉफ्ट टिश्यू वॉल occurs during the breath against the increase upper airway resistance। मतलब अपर एयरवे का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो जो ओरोफेरेंजियल सॉफ्ट टिश्यू की वॉल होती है उसमें वाइब्रेशन होता है ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ठीक है, उसकी वजह से सिर्फ खर्राटे की आवाज़ आती है, उसमें एपनिया नहीं होता, हाइपोएपनिया नहीं होता, हाइपोक्सिया नहीं होता या हाइपरकार्बिया भी नहीं होता। ठीक है, अब एनाटॉमिकल फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करवाते हैं? ठीक है, तो हम बेसिकली शुरू करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो नोज, नेजोफेरिंग्स, क्रेनियोफेशियल। ओके, तो नोज के कौन कौन से कॉज जो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे एयर फ्लो को? तो हम सबको पता है कि एंटीरियर नेजल स्टेनोसिस, पोस्टीरियर नेजल स्टेनोसिस जिसे बोलते हैं हम कोएनल एट्रोसिया या कोएनल स्टेनोसिस। दूसरे कॉजेज में डेविएटेड नेजल सेप्टम, सीजनल राइनाइटिस, नेजल पॉलिप, फॉरेन बॉडी, हीमेटोमा और द मास लीजन जिसे बोलते हैं हम। ये सारी चीज़ें एयरफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी नोज के लेवल पे। फिर थोड़ा सा पीछे चलते हैं नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में एक तो आएगा एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रोफी जो फेरिंग्स और नोज दोनों के बीच में होता है, मैक्रोग्लोसिया, सिस्टिक हाइग्रोमा, क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, फेरेंजियल मास। फिर थर्ड कैटेगरी क्रेनियोफेशियल, माइक्रोग्नेथिया, रेट्रोग्नेथिया, मिड फेस हाइपोप्लाजिया,
कई बार हम टिपिकल फेशियल सिंड्रोम्स देखते हैं जिसमें फेस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्रूजन, एपर्ट। इन सारी कंडीशन में हमें मिड फेस हाइपोप्लासिया देखने को मिलता है। फिर ट्रॉमा हो गया, टॉरेट डिसऑर्डर लाइक हंटर, हर्लर, इन सारी कंडीशन में हमें क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलती है जो आगे जाके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का कॉज बनती है। ठीक है। ईटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है? तो मेनली 4 मैकेनिज्म की वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखने को मिलता है बच्चों में। पहला कि एनाटॉमी या तो फंक्शनली नैरो हो जाता है अपर एयरवे। ठीक है, अपर एयरवे नैरो हो गया, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गई। या तो फिर डिक्रीज अपर एयरवे पैटेंसी। ठीक है, पैटेंसी कम होगी किसी चीज़ की वजह से। इसका रीज़न कोई भी हो सकता है जो हम आगे देखेंगे। इंक्रीज अपर एयरवे कोलैप्सिबिलिटी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो रहा है लेकिन अपने आप कोलैप्स हो जा रहा है अपर एयरवे। और लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूरोजेनिक कॉज विच डिक्रीज ड्राइव टू द ब्रेथ। ठीक है, इनमें सारे CNS के कॉज आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसकी ईटियोलॉजी को मोटा मोटा 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड न्यूरोलॉजिकल। ठीक है, एनाटॉमिकल हमने देख लिया, नोज, नेजोफेरिंग्स एंड क्रेनियोफेशियल। तो नोज़ के लेवल पे जैसे हमने देखा था ये सारे कॉज आ जाएंगे, एंटीरियर नेजल स्टेनोसिस, कोएनल स्टेनोसिस, DNS, राइनाइटिस, पोलाइप, फॉरेन बॉडी, हेमाटोमा, मास। नेजोफेरिंग्स के कॉज भी हमने देख लिए थे सारे, और क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मलिटीज़ के कॉज भी देख लिए थे। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे एनाटॉमिकल फैक्टर्स में। फंक्शनल में क्या आ जाएंगे? एनाटॉमिकली नॉर्मल है लेकिन फंक्शन डिफेक्ट है, जैसे लेरिंगोमलेशिया हो गया, फेरिंगोमलेशिया हो गया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स हो गया। ठीक है, और तीसरा है न्यूरोलॉजिकल कॉज, जैसे ग्लोसोप्टोसिस हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, चियारी माल फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोकिफेलस हो गया, रेज ICP हो गया, वोकल कॉर्ड पाल्सी हो गया, ब्रेन ट्यूमर्स हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिसको बोलते हैं हम वर्डिंग हॉफमैन सिंड्रोम, SMA टाइप 1। ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गया। तो ये सारे हो गए न्यूरोलॉजिकल कॉज जिसमें हमें देखने को मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, अब फिर हम आगे देखेंगे रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किन बच्चों में या किन एडोलेसेंट्स में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके इनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज इंक्रीज विद एज। ठीक है, जिन बच्चों को रात को सोने के टाइम पे खर्राटे की आदत होती है उनको शायद आगे जाके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसकी नेक साइज लार्जर होती है उसमें OSA होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। OSA चांसेस आर इंक्रीज विद द वेट, मतलब ज़्यादा वेट, ओबेसिटी, तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस ज़्यादा मेल में जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है। एनाटॉमिकल कोई कॉज होता है जैसे हमने देखा आगे, नोज, नेजोफेरिंग्स, क्रेनियोफेशियल सारे कॉजेस, उसमें आगे जाके OSA होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले बच्चों में देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंशन वाले बच्चों में देखने को मिल सकता है, एलर्जी अस्थमा वाले बच्चों में देखने को मिल सकता है, और या तो जिसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। तो सारे हो गए रिस्क फैक्टर जिनमें हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्लिनिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो ये पूरा एक पैथोजेनेसिस की साइकिल दी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा जब रात को सोता है, ठीक है, तो अपर एयरवे का टोन उसका डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मतलब मसल एकदम हाइपोटोनिक स्टेट में आ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो अपर एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मतलब टोन कम हो गया, मसल सारी कोलैप्स हो गई, अपर एयरवे नैरो हो गया, तो हवा जाने का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से होगा एपनिया। यहाँ तक कि अगर पैथोलॉजी है तो उसे हम स्नोरिंग में कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर इतना नहीं है, आगे जाके उसमें वेंटिलेटरी चेंजेस अगर देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चा ये कंडीशन अगर ज़्यादा रहती है स्नोरिंग की,
और साथ में हाइपोक्सिया रहता है या हाइपरकार्बिया हो जाता है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में। अब बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ठीक है, या तो CO2 लेवल बढ़ गया, तो बच्चा एकदम से हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, अराउज हो जाएगा, मतलब रात में बीच में से जग जाएगा, ठीक है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन। CO2 बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, बच्चे को CN स्टिमुलेंट मिल गया, बच्चा जग गया, ठीक है। तो क्या होगा, अगर बच्चा जब जग जाता है तो उसका अपर एयरवे का टोन नॉर्मल हो जाता है, जो पहले यहाँ पे कम हो चुका था वो फिर यहाँ नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल हो गया, बच्चे की ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई, बच्चा वापस से सो जाता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा जग गया उसकी वजह से हमें रात की डिस्टर्बेंस का इफेक्ट सुबह देखने को मिलता है। उस टाइम पे डे टाइम स्लीपीनेस देखने को मिलती है हमें, कि बच्चा दिन में सो जाता है क्योंकि रात को सो नहीं पाता अच्छे से। और कई बार इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती, इंटरल्यूकिन्स वगैरह बढ़ जाते हैं, CRP बढ़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल जाती है। तो बेसिकली ये पैथोजेनेसिस की साइकिल एक इम्पोर्टेंट है पैथोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, बच्चा हमारे पास OPD में कौन कौन से सिम्टम्स लेके प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ये 4 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं कि सिम्टम्स ड्यूरिंग स्लीप, सिम्टम्स ड्यूरिंग डे, इन्फेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स, मतलब अप टू 12 मंथ्स, 3 महीने से लेकर 12 महीने के बच्चों में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और 1 ईयर टू 3 ईयर के बच्चों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट कॉमन पता है हमें, रात को जब बच्चा सो जाएगा तो जैसे हमने पैथोजेनेसिस में देखा, स्नोरिंग होगा, एपनिया होगा, गास्पिंग होगा, माउथ ब्रीदिंग होगा। माउथ ब्रीदिंग की मदर टिपिकल हिस्ट्री देगी कि बच्चा मुंह खुला रख के सोता है, ठीक है, और ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी कई बार देखने को मिलेगा। नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो जाता है, जो प्राइमरी कॉज में हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे का कॉज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो हम इसे सेकेंडरी कॉज में कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा नॉक्टर्नल अवेकनिंग भी हो जाता है, जो हमें पता है कि बच्चा जग जाता है। अब नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्यों हो जाता है, जिसका रीज़न एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड है, जो मोस्टली नाइट में सीक्रेट होता है और वो अपना एक रिदम मेंटेन करता है नाइट टाइम में। अब बच्चा नाइट में सो नहीं पाता, तो ANP एट्रियल नाइट्रिक पेप्टाइड अपना रिदम मेंटेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस हो जाता है, जो हम अभी आगे देखेंगे। अब ये तो हो गए नाइट के सिम्टम, और फिर बच्चा सुबह जगता है, तो जगने के टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो हमें पता है कि बच्चा दिन में सो जाएगा क्योंकि रात को सोया नहीं है, बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, बच्चा इनअटेंशन हो जाएगा, स्कूल में जाके पढ़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसका स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस। कई बार रात में नींद पूरी ना होने की वजह से उसको मॉर्निंग हेडेक्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 महीने से लेकर 12 में, अप टू इन्फेंसी तक के बच्चों में हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो बच्चा रात को रोने लगेगा, रात को सो नहीं पाएगा, फिर दिन और रात की साइकिल उसकी ऑल्टर हो जाएगी, डे नाइट साइकिल। नॉइजी ब्रीथिंग करेगा, स्नोरिंग करेगा, पुअर स्वेटिंग, फेलियर टू थ्राइव और पुअर ग्रोथ, एपनिया, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। एपनिया की वजह से बच्चा सडन डिसेट हो गया, सांस नहीं ले पाया, अनकॉन्शियस भी हो सकता है, विच इज़ ब्रीफ रिजॉल्व अनएक्सप्लेन इवेंट, BRUE, और ALTE, एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट, जो एपनिया या हाइपोएपनिया की वजह से देखने को मिल सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन और ईयर एक भी देखने को मिल सकता है, और ये सारे सिम्टम्स 1 से 3 ईयर में भी कॉमन है। तो यही सिम्टम्स सारे बच्चों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि फ्रीक्वेंट अराउजल, बच्चा रात में जग जाता है, फ्रेगमेंटेड स्लीप, जी जैसे हमने देखा कि पैथोलॉजी की साइकिल चलती रहती है पैथोजेनेसिस में, बच्चा फिर सो जाता है, जग जाता है, वापस से सो जाता है, फिर जग जाता है, तो उसकी वजह से उसकी साउंड स्लीप नहीं बन पाती है और फ्रेगमेंटेड स्लीप हो जाती है, मतलब पार्ट में सोता है बच्चा, 1 घंटे 2 घंटे सोया फिर जग गया, फिर 1 घंटे 2 घंटे सोया फिर जग गया। बच्चा कई बार ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज की वजह से अपनी नेक गर्दन जो होती है उसको हाइपर एक्सटेंडेड करके सोता है कई बार,
बच्चे का माउथ ब्रीदिंग की वजह से ड्राई माउथ हो जाता है, नेजल कंजेशन हो जाता है, हाइपोनेजल स्पीच हो जाती है। ठीक है। फिर हमने देखा था कि नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस होता है। तो क्यों होता है? जैसे मैंने बताया था आपको कि डिस्टर्ब स्लीप की वजह से डिसरप्शंस ऑफ द नॉर्मल नॉक्टर्नल पैटर्न ऑफ द एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड। एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड का काम क्या होता है कि यूरिन रिटेंशन करना होता है, और ये एट्रियल नाइट्रियोटिक पेप्टाइड मोस्टली नाइट टाइम नॉक्टर्नल पैटर्न होती है उसकी, और डिस्टर्ब्ड स्लीप की वजह से बच्चा रात को सो नहीं पाता, तो ये नॉक्टर्नल पैटर्न ऑफ ANP डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी एन्यूरिसिस देखने को मिलता है। ठीक है। उसके अलावा बच्चा कई बार जग के चलने लगता है, स्लीप वॉकिंग, स्लीप टेरर्स, या तो फिर मूड चेंजेस। कई बार मदर बताएगी कि बच्चा इसकी वजह से चिड़चिड़ा रहता है, तो एग्रेशन देखने को मिल सकता है, इम्पल्सिविटी देखने को मिल सकती है, हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, और इसकी वजह से कई बार सोशल विड्रॉल, बच्चा इंटरनलाइजिंग सिम्टम्स में चला जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गए क्लिनिकल फीचर्स। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे? पेरेंट्स बच्चे की क्या क्या हिस्ट्री और सिम्टम्स बताएंगे जिससे आप उसको डायग्नोस कर पाओगे। या तो दूसरा एक पॉइंट है कि आप क्या क्या एग्जामिनेशन करोगे, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है। तो बेसिकली 2 कैटेगरी से हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो मदर क्या बोलेगी कि बच्चा रात को सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक है। बच्चा साइनोस हो जाता है, बच्चा रात में पेशाब कर लेता है, बच्चा दिन में ज़्यादा सोता रहता है क्योंकि रात में वो सो नहीं पाता है, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, बच्चा सांस लेने के लिए खींच के सांस ले रहा है, गास्पिंग ऑफ एयर हो रहा है, इरिटेबिलिटी हो जाती है। ठीक है। नाइट टाइम अवेकनिंग हो जाता है, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हो जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, स्नोरिंग की कंप्लेन हो सकती है, और अनयूजुअल डे टाइम बिहेवियर, एग्रेशन, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, जैसे हमने देखा कि बच्चा रात को सो नहीं पाता तो दिन के टाइम में एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। तो ये तो हो गए सिम्टम्स। अब जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या देखेंगे? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें शायद एडिनोटॉन्सिलर हाइपोट्रोफी देखने को मिल सकती है, क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है, ग्रोथ डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है, फेलियर टू थ्राइव हो सकता है, बच्चा ओबेस देखने को मिल सकता है, लेरेंजियल पैथोलॉजी भी हो सकती है, लिंगुअल टॉन्सिल भी हो सकते हैं जिसकी वजह से एयर फ्लो रेजिस्ट हो रहा हो, माउथ ब्रीदिंग भी बच्चा कर सकता है, एडिनोइड फीसिस, हाई आर्स पैलेट, ओपन वाइड माउथ, वो सब देखने को मिल सकता है। या तो फिर एटोपिक डिजीज़ के साइन एंड सिम्टम्स, एलर्जिक शाइनर्स, एलर्जिक सेल्यूट, वो सब देखने को मिल सकते हैं हमें। ठीक है। अब हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मैनेजमेंट मतलब इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चा आया, अब बच्चे को हम कैटेगराइज करेंगे ना कि बच्चे को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है। कैसे? सिम्टम्स से। जैसे अब मदर सिम्टम्स बताएगी, फादर सिम्टम्स बताएंगे, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि बच्चे को इस कैटेगरी में रखना है या नहीं है। ठीक है। तो सिम्टम्स से पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे इसकी पोलीसोमनोग्राफी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम। पोलीसोमनोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जिसमें ये बच्चा अपने को याद रखना है। तो हेड टू टो, हेड टू टो हम क्या क्या बच्चे में ऑब्जर्व करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें ड्यूरिंग स्लीप टाइम में हम बच्चों को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले सिर से शुरू करेंगे, ईईजी निकालेंगे बच्चे का, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम। फिर नीचे आएंगे इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम जो आँख से मेज़र करते हैं। फिर नाक पे आएंगे, नेज़ल एयर फ्लो और नेज़ल ETCO2 मेज़र करेंगे। ठीक है। फिर चीन में आएंगे, चीन इलेक्ट्रोमायोग्राफी देखेंगे। फिर हार्ट के लेवल पे आएंगे, हम उसका ECG निकालेंगे। फिर लंग्स के लेवल पे आएंगे, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स का बैंड लगाएंगे कि बच्चा कितने एफर्ट्स कर सकता है नाइट में सांस लेने के लिए। फिर नीचे आएंगे, लेग मसल का इलेक्ट्रोमायोग्राम निकालेंगे। ये सब तो है ही है, साथ में हम साथ में हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे ये सारी इवेंट्स का। तो ये हमने देख लिया कि हेड से लेके टो तक हम सारा ऑब्जर्व करेंगे बच्चों में, ये सारी चीज़ें अटैच करके। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, इलेक्ट्रोक्यूलोग्राम, नेज़ल एयर फ्लो, नेज़ल ETCO2, चीन इलेक्ट्रोमायोग्राम, ECG,
रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बैंड, लेग ईएमजी, और इसके साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि पोलिसोमनोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है, ये तो हो गया पोलिसोमनोग्राफी। इसके अलावा हम और क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं? तो एक तो नॉक्टर्नल वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। पेरेंट्स को बोलेंगे कि आप रात का एक वीडियो निकाल के रखो बच्चे का क्या क्या एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ईईजी वगैरह हॉस्पिटल सेटअप में हो सकती है, घर पे नहीं हो सकती है। तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग का बोल सकते हैं। नॉक्टर्नल ऑक्सीमेट्री भी बोल सकते हैं कि बच्चा डिसेचुरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम। जैसे हमने देखा कि मोर देन 3% का डीप आता है सेचुरेशन में। ठीक है, फिर देखेंगे डे टाइम नैप्स और पोलिसोमनोग्राफी। अगर नाइट टाइम में अपने को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं करना है तो दिन के टाइम में जब बच्चा नैप लेता है, जिसे हम पावर नैप बोलते हैं, या बच्चा थोड़े टाइम के लिए सोता है, उस टाइम में हम पोलिसोमनोग्राफी कर सकते हैं। फिर एम्बुलेटरी पोलिसोमनोग्राफी भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैनेजमेंट में हम करेंगे एडिनोटॉन्सिलेक्टॉमी। मोस्टली चिल्ड्रन में एडिनोड हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन, या तो फिर एलर्जिक कॉज की वजह से एडिनोड हाइपरट्रॉफी, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलती है। तो हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज एडिनोटॉन्सिलर रिमूव। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि एडिनोटॉन्सिल निकाल दिए हमने, एडिनोइड्स निकाल दिए, टॉन्सिल निकाल दिए, फिर भी सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम उसका रीइवैल्यूएट करेंगे कि और तो कोई कॉज नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स। ये जनरली एक थियरिकल टॉपिक है कि बच्चा सपोज नाइट में 6 घंटे सोता है और ये 6 घंटे के दौरान बच्चे को सपोज 30 बार एपनिया और हाइपोएपनिया दोनों आ चुके हैं, तो पर आवर हो चुके 5। ठीक है, 6 घंटे में अगर 30 बार ऐसा हुआ है एपनिया और हाइपोएपनिया, तो 1 घंटे में हुआ है 5 बार। ठीक है, तो जिसे हम बोलेंगे एपनिया हाइपोएपनिया इंडेक्स। तो AHI इज द नंबर ऑफ द एपनिया प्लस हाइपोएपनिया इवेंट्स पर आवर। ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बोला कि 30 पॉज लिया है बच्चे ने और टोटल 6 घंटे सोया है, तो उसका हो गया AHI 5। तो अब नॉर्मली क्राइटेरिया क्या होता है? अगर लेस देन 1 है तो नॉर्मल है, 1 to 5 है तो माइल्ड है, 5 to 10 है तो मॉडरेट है, और मोर देन 10 है तो सीवियर है। ट्रीटमेंट किस कंडीशन में हम करेंगे कि जहाँ पे AHI मोर देन 5 आता है तो हमें ट्रीट करना ही करना है। तो नॉर्मल और माइल्ड के लिए आप लोग ट्रायल दे सकते हो नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट का। अगर मोर देन 5 आता है तो बच्चे को ट्रीट करना है हमें। क्या करना है? एडिनोटॉन्सिलेक्टॉमी, विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट। 70 to 90% चिल्ड्रन के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रीग्रोथ होने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, चलो अब हमने एडिनोइड और टॉन्सिल निकाल दिए, लेकिन जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जैसे कि लेस देन 3 years, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, फेलियर टू थ्राइव, मॉर्बिड ओबेसिटी, क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम्स एंड हाइपोटोनिया, इन सारी कंडीशन में हमें रीइवैल्यूएट करना है। ठीक है, एडिनोइड्स निकाल दी, उसके अलावा हम और क्या क्या एडिशनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? तो एक तो ओबेस बच्चों के लिए हम वेट लॉस की एडवाइस दे सकते हैं। पोजिशनल थेरेपी, इस कंडीशन में अगर बच्चे को सुपाइन पोजीशन में नहीं सुलाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे? हम अटैच करेंगे टेनिस बॉल या ऐसी कोई फर्म ऑब्जेक्ट बच्चे के पीछे के भाग में। ठीक है, ताकि बच्चा सुपाइन पोजीशन में ना सो पाए। तो बेसिकली हमें बच्चे को प्रिवेंट करना है सुपाइन पोजीशन में सोने से। तो इसके लिए हम उसकी गर्दन पे या पीछे के भाग पे कोई टेनिस बॉल या कोई फॉर्म ऑब्जेक्ट अटैच कर देंगे, तो बच्चा सुपाइन पोजीशन में सोएगा नहीं। अगर बच्चा सुपाइन पोजीशन में नहीं सोएगा तो उसकी टंग फॉल होने के चांसेस और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक हिस्ट्री बच्चे की माँ या बच्चे का फादर बता सकता है कि बच्चा कई बार उल्टा सोता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिवेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इसके अलावा हम एसोसिएटेड कंडीशन को भी ट्रीट कर सकते हैं, लाइक अस्थमा, राइनाइटिस और GER। हम इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर हम एडिनोइड सस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो बच्चे का हम नेसोफेरिंग्स का एक्सरे करवाते हैं,
उसके ग्रेडिंग के हिसाब से ग्रेड 1, 2, 3, 4 में बच्चा डिवाइड होता है। अगर ग्रेड 3 और 4 आता है तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सर्जरी। लेकिन अगर माइल्ड एडिनोइड्स आते हैं लाइक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तो हम इनिशियली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ट्रायल देके देख सकते हैं इन माइल्ड केस ओनली विच डिक्रीज द अपर एरिया इन्फ्लेमेशन। ठीक है। उसके अलावा हम ओरल एप्लायंसेस अप्लाई कर सकते हैं लाइक मैंडिबुलर एडवांसिंग डिवाइसेस एंड पैलेट एक्सपांडर्स। उसके अलावा मायो फंक्शनल थेरेपी भी कर सकते हैं लाइक न्यूरोमस्कुलर रिवैल्यूएशन एंड रीपैटर्निंग ऑफ द ओरल एंड फेशियल मसल विथ एक्सरसाइज टू एड्रेस द एब्नॉर्मल टंग पोजिशन। ठीक है, बेसिकली फिजियोथेरेपी की चीज़ है, थियरिकल टॉपिक है। उसके अलावा हम कई बार देखा होगा कि बड़े लोग सीपेप या बाईपेप का इस्तेमाल करते हैं टू मेंटेन द पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पार्ट है। आपको थियरी में अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया आता है तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी रहेगी। मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है पोलिसोमनोग्राफी। तो ठीक है, जैसा हमने देखा कि हेड से लेकर टो तक सारी अलग अलग चीज़ें अटैच करनी है और मॉनिटर करना है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।